चैप्टर नंबर 1 का पार्ट 2 जो है वो स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हमने देखना है कि कंप्यूटर सिस्टम के बेसिक ऑपरेशंस जो हैं वो क्या होते हैं। बेसिकली ये वही कॉमन ऑपरेशंस हैं, वही डिस्कशन है जो हम फर्स्ट ईयर की बुक में भी पढ़ते हैं, सेकेंड ईयर की बुक में भी पढ़ते हैं कि हमारे पास इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और सीपीयू जो है वो सिस्टम के अंदर कंकरेंटली जो है वो चल रहे होते हैं। कंकरेंटली का मतलब ये होता है सीपीयू किसी टास्क को एग्जीक्यूट कर रहा था, ठीक है, फिर इनपुट आउटपुट की अगर कमांड आती है तो उसके बाद सीपीयू जो है वो इनपुट आउटपुट के लिए वेट करता है, ठीक है, वन आफ्टर दी अदर इसका मतलब होता है कंकरेंट का। और पैरेलल का मतलब होता है एट द सेम टाइम इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी चल रहा हो और एग्जीक्यूशन भी जो है वो किसी चीज़ की हो रही हो। नेक्स्ट पॉइंट में बताया जा रहा है कि हर डिवाइस कंट्रोलर जो है वो क्या होता है, इंचार्ज होता है किसी भी पर्टिकुलर डिवाइस का। जैसे कि यहाँ पे यूएसबी कंट्रोलर लिखा गया है तो ये कंट्रोल करेगा हर उस डिवाइस को जो यूएसबी के थ्रू जो है वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकती है, बेसिकली जिसका इंटरफेस यूएसबी जैसा है। जैसे कि माउस जो है वो यूएसबी फॉर्म में कनेक्ट होता है, वायर जो माउस की होती है, कीबोर्ड की वायर भी, और इसी तरह प्रिंटर की वायर भी। तो कंट्रोलर जो है वो इन सारी की सारी डिवाइसेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट है जी, हर डिवाइस का जो कंट्रोलर है उसका लोकल बफर होता है जो इन्फॉर्मेशन होल्ड करके रखता है। टेम्परेरी बफर और रजिस्टर जो हैं वो टेम्परेरी स्टोरेज मेमोरीज होती हैं। सीपीयू जो है वो मूव कर सकता है डाटा मेन मेमोरी से, और मेन मेमोरी और लोकल बफर्स के दरमियान में बेसिकली सीपीयू जो है वो डाटा को दे रहा होता है या ले रहा होता है। इनपुट आउटपुट जो है वो कैसे हैंडल की जा रही होती है, किसी भी कंट्रोलर के लोकल बफर से इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट को हैंडल किया जा रहा होता है। और नेक्स्ट डेफिनेशन है जी इंटरप्ट की। डिवाइस कंट्रोलर जब सीपीयू को इन्फॉर्म करता है, कोई भी डिवाइस कंट्रोलर के इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन जो है वो फिनिश हो गया है, अब सीपीयू अपनी एग्जीक्यूशन को रिज्यूम कर सकता है। इस चीज़ को बोला जाता है जी इंटरप्ट। बेसिकली इंटरप्ट का मतलब होता है जी डिस्टर्बेंस, ठीक है, लेकिन ये एक अच्छी डिस्टर्बेंस है। इंटरप्ट्स की वजह से जो है वो सिस्टम परफॉर्मेंस बढ़ जाती है। कैसे बढ़ जाती है ज़रा इस पर 1-2 मिनट में एक्सप्लेन करूँगी। हमारा सीपीयू जब किसी एक प्रोसेस को चला रहा होता है, ठीक है, उस एक प्रोसेस के लिए अगर इनपुट आउटपुट की रिक्वेस्ट आ जाती है, ठीक है, तो उस इनपुट आउटपुट को हैंडल करने के लिए आपका सीपीयू जो है वो रुकता है, ठीक है, इंटरप्ट हैंडलिंग करता है और किसी दूसरे प्रोसेस पे वर्क जो है वो स्टार्ट करवा लेता है। तो इस सेंस में इंटरप्ट जो है वो सिस्टम परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं, ठीक है। जैसे ही कोई इंटरप्ट आता है वो इंटरप्ट जो है वो इंटरप्ट सर्विस रूटीन को ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। हर इंटरप्ट के लिए इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स ऑपरेटिंग सिस्टम में लिखी होती हैं, और ये जो इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स हैं ये एक इंटरप्ट वेक्टर में लिखवाई जाती हैं। बेसिकली इंटरप्ट वेक्टर क्या है, जिसके अंदर हर सर्विस रूटीन का एड्रेस है, यानी पॉइंटर है। इंटरप्ट वेक्टर बेसिकली पॉइंट करता है कि किस टाइप के इंटरप्ट के लिए आइदर वो हार्डवेयर जनरेटेड है या सॉफ्टवेयर जनरेटेड है, किस टाइप के इंटरप्ट के लिए कौन सी सर्विस रूटीन को चलाना है। और हर इंटरप्ट के लिए जो है वो इंटरप्ट रिक्वेस्ट जनरेट होने के बाद इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो चलती है, ठीक है। अब इंटरप्ट जो है वो 2 तरह के होते हैं, या हार्डवेयर जनरेटेड या सॉफ्टवेयर जनरेटेड, ठीक है। हार्डवेयर जनरेटेड इंटरप्ट जैसे सीपीयू किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर रहा था, हमने कीबोर्ड से कोई की प्रेस कर दी तो एक हार्डवेयर इंटरप्ट जो है वो जनरेट होगा। सॉफ्टवेयर इंटरप्ट ये होता है जैसे कोई लीगल काम हो गया, जैसे डिवीजन बाय ज़ीरो का एक काम हो गया, तो फिर जो अब एग्जीक्यूशन स्टॉप होती है। नेक्स्ट स्लाइड्स में मेंशन भी है इंटरप्ट का जो आर्किटेक्चर है, इसे क्या करना चाहिए, जब जिस इंस्ट्रक्शन की वजह से इंटरप्ट आया है उसकी जो भी इंफॉर्मेशन है उसे सेव करके रखना चाहिए, और सेव करके रखी जाती है, ठीक है। ट्रैप या एक्सेप्शन क्या है, एक सॉफ्टवेयर जनरेटेड इंटरप्ट है जो किसी एरर की वजह से या यूज़र रिक्वेस्ट की वजह से जो है वो अराइज होता है। और ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो इंटरप्ट ड्रीवन होता है। इंटरप्ट्स आर गुड इन विच सेंस कि ये सिस्टम के परफॉर्मेंस को बढ़ा देते हैं। इंटरप्ट हैंडलिंग कैसे होती है जी, ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सीपीयू की स्टेट को सेव कर लेता है, ठीक है,
और रजिस्टर्स को सेव कर लेता है, पीसी में जो वैल्यू पड़ी है उससे सेव कर लेता है जैसे ही कोई इंटरप्ट आता है, और फिर देखता है कि जो इंटरप्ट वेक्टर पड़ा है क्योंकि इंटरप्ट वेक्टर के अंदर ही सारी की सारी इंटरप्ट सर्विस रूटीन्स हैं, वहाँ से सिलेक्ट करता है किस टाइप का इंटरप्ट आया है और इसके लिए मैंने कौन सी इंटरप्ट सर्विस रूटीन को चलाना है। ठीक है, सेपरेट सेगमेंट ऑफ कोड जो हैं वो डिटरमाइन करते हैं कि कौन सा एक्शन लेना है किस टाइप के इंटरप्ट के लिए, जिसे बेसिकली हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो हैं वो बोलते हैं। अब इस डायग्राम में बताया जा रहा है सीपीयू जो है वो यूज़र प्रोसेसेस को एग्जीक्यूट कर रहा था। इनपुट आउटपुट इंटरप्ट जब प्रोसेस होगा तो सीपीयू ज़ाहिर बात है हमारा आइडल हो जाएगा। ठीक है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जो हैं वो जनरेट होगी। ठीक है, इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट जब डन हो जाएगी तो उसके बाद हमारा सीपीयू जो है वो अपनी वर्किंग को स्टार्ट कर देगा। अगेन क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं जी इनपुट आउटपुट स्ट्रक्चर क्या है। जब इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो हमारा कंट्रोल जो है वो यूज़र प्रोग्राम पे तभी जाएगा जब इनपुट आउटपुट कंप्लीट होता है, और इस दौरान में वेट की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो सीपीयू को आइडल कर देती हैं जब तक कि नेक्स्ट इंटरप्ट नहीं आता, और इस वेटिंग के ऊपर जो है वो लूप लगा होता है हमारे पास, यानी सीपीयू चेक करता है कि ये आईओ कंप्लीट हो गया या नहीं। सही है। एट मोस्ट वन इनपुट आउटपुट रिक्वेस्ट इज़ आउटस्टैंडिंग एट अ टाइम, नो साइमल्टेनियस आईओ प्रोसेसिंग, यानी ये जितने भी आईओ से रिलेटेड हमारे इंटरप्ट्स हैं ये एक टाइम पे जो हैं वो नहीं हैंडल हो सकते। जब इनपुट आउटपुट स्टार्ट हो जाता है तो कंट्रोल जो है वो वेटिंग जनरेट करने के बाद, ठीक है, आईओ कंप्लीशन पे जो है वो मूव कर जाता है। किसकी मदद से? सिस्टम कॉल की मदद से या डिवाइस स्टेटस टेबल की मदद से। बेसिकली ये दो तरीके हैं। जब इंटरप्ट हैंडल हो गया, ठीक है, आईओ कंप्लीशन हो गई तो एक सिस्टम कॉल जनरेट होती है जो रिक्वेस्ट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को कि वेट करे जब तक आईओ कंप्लीट नहीं होता। या फिर डिवाइस स्टेटस टेबल के अंदर बेसिकली एंट्री होती है इनपुट आउटपुट डिवाइस की जो रिक्वेस्ट आई है वो किस टाइप की है। ठीक है, और इसके बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन है उसे सेव करवा के रखवाने के लिए जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आईओ डिवाइस टेबल को यूज़ करता है, जिससे वो डिटरमाइन कर सकता है कि कौन सी आईओ डिवाइस जो है वो अवेलेबल है किसी टाइम पे और कौन सी जो है वो अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट डायग्राम में पुराना कॉन्सेप्ट है कि हमारे पास स्टोरेज के लिए कौन कौन सा यूनिट यूज़ किया जाता है। हमें पता है सबसे छोटा यूनिट बिट है, 0 या 1। 8 बिट से मिलके बाइट बन जाता है। ठीक है, और 1024 यानी 2 की पावर 10 बाइट से केबी बनता है, 2 की पावर 20 से एमबी बनता है, 2 की पावर 30 से जीबी, 2 की पावर 40 से टीबी और 2 की पावर 5 से पेटाबाइट जो है वो बनता है। अब नेक्स्ट जो चीज़ है वो स्टोरेज, नेक्स्ट डिस्कशन इस चैप्टर की आ जाएगी जी स्टोरेज स्ट्रक्चर के ऊपर। हमें पता है 2 तरह के स्टोरेज स्ट्रक्चर हैं, या सेकेंडरी या प्राइमरी। जिससे प्राइमरी है वो मेन मेमोरी है, वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है, वो वॉलेटाइल है, इसके अंदर जो भी कंटेंट होता है वो लॉस्ट हो जाता है, जैसे पावर जो है वो गायब हो जाती है। नेक्स्ट है जी सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज नॉन वॉलेटाइल होती है और इसमें डाटा परमानेंटली स्टोर होता है। ठीक है, इसके अलावा हार्ड डिस्क यूज़ की जाती हैं। हार्ड डिस्क के अंदर हमें पता है डाटा स्टोरेज के लिए ट्रैक और हार्ड ट्रैक को सेक्टर्स के अंदर डिवाइड किया जाता है, और हमारी हार्ड डिस्क का कोई ना कोई डिस्क कंट्रोलर भी होता है जो कंप्यूटर और हार्ड डिस्क के दरमियान में कम्युनिकेशन को कंट्रोल कराता है। इसके अलावा मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, हार्ड डिस्क के अलावा सॉलिड स्टेट डिस्क भी यूज़ की जाती हैं जो हार्ड डिस्क से फास्टर हैं लेकिन नॉन वॉलेटाइल हैं। ठीक है, जिसमें वेरियस टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो यूज़ की जा सकती हैं। आपने सुना होगा कि एसएसडी अगर हमारे लैपटॉप में लगी हो तो डाटा रिट्रीवल फास्टर हो जाती है। सही है, ये स्टोरेज का स्ट्रक्चर है। अब अगली चीज़ है जी स्टोरेज हायरार्की। जो स्टोरेज हायरार्की है कि हम अपने कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगाएंगे या एसएसडी लगाएंगे, ठीक है, ये किस पे डिपेंड कर रही होती है? ये इन 3 चीज़ों पे डिपेंड कर रही होती है जी कि स्पीड आपको क्या मिल रही है, वो स्टोरेज डिवाइस आपको किस कॉस्ट में अवेलेबल है, और उसकी वॉलेटिलिटी क्या है, वो नॉन वॉलेटाइल है या वॉलेटाइल है। तो 2 कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं कैशिंग का। जैसे कि कैशिंग का मतलब होता है वो इंफॉर्मेशन
स्टोर कर लेना जो फ्रिक्वेंटली यूज़ हो रही है। कॉपिंग इंफॉर्मेशन फास्टर स्टोरेज सिस्टम के अंदर, और ये इंफॉर्मेशन कहाँ से आती है जी? मेन मेमोरी से आती है। इस चीज़ को बोला जाता है जी कैशिंग। और जो हमारे के पास कैशे मेमोरी है उसके 3 लेवल्स होते हैं, L1, L2 और L3। डिवाइस ड्राइवर, हर डिवाइस के लिए डिवाइस कंट्रोलर जो है वो डिवाइस ड्राइवर डिटरमाइन करता है। ये स्टोरेज हायरार्की आपने याद कर लेनी है अच्छी तरह कि CPU जो हमारा लगा हुआ है, CPU ने कोई भी काम कर है हमें पता है उसे डाटा रिक्वायर्ड है, उसे डाटा लेना है और डाटा जो है वो सेंड भी करना है। तो CPU से सबसे क्लोजली कनेक्टेड जो हैं वो रजिस्टर्स होते हैं, लेकिन इसकी जो कैपेसिटी है वो सबसे जो है वो कम होती है, केबीज़ में होती है। और डिफरेंट टाइप होती हैं रजिस्टर्स की, जिन्हें हम आर्किटेक्चर में डिटेल में पढ़ते हैं। जर्नल पर्पस होते हैं, स्पेशल पर्पस होते हैं, ठीक है। रजिस्टर से फास्टर, ठीक है, और कैपेसिटी में भी ज़्यादा जो है वो कैशे है। कैशे के अंदर फिर 3 डिवीजन्स आ जाती है, L1, L2 और L3 कैशे। फिर कैशे से ज़्यादा कैपेसिटी लेकिन कम फास्टर, वो हमारी रैम है, वो हमारी मेन मेमोरी है। फिर मेन मेमोरी से ज़्यादा कैपेसिटी लेकिन लेस फास्टर, वो सॉलिड स्टेट डिस्क है। और फिर सॉलिड स्टेट डिस्क से ज़्यादा कैपेसिटी और थोड़ी सी कम स्पीड के साथ हार्ड डिस्क आती हैं, फिर ऑप्टिकल डिस्क और मैग्नेटिक टेप्स। तो मोस्ट कॉमन हायरार्की जो आपने माइंड में रखनी है वो है रजिस्टर, कैशे, मेन मेमोरी, सॉलिड स्टेट डिस्क और हार्ड डिस्क। अब बताया जा रहा है जी कैशिंग का क्या कॉन्सेप्ट है, कैशिंग में क्या होता है। इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है जो डिफरेंट लेवल्स के ऊपर कंप्यूटर में यानी हार्डवेयर लेवल के ऊपर परफॉर्म किया जा रहा होता है। कैशिंग, जो इन्फॉर्मेशन यूज़ हो रही है, फ्रिक्वेंटली यूज़ है, उसे हम कॉपी कर लेते हैं, स्लोअर स्टोरेज डिवाइस से उठा के उसे फास्टर स्टोरेज डिवाइस के ऊपर टेम्पररी तौर पे रख लेते हैं। ये कैशिंग का कॉन्सेप्ट है। जो फास्टर स्टोरेज है जिसे कैश हम बोलते हैं और कैशे प्रोनाउंस करते हैं, जब भी डाटा की रिक्वायरमेंट आती है तो सबसे पहले डाटा को जो है वो हम हार्ड डिस्क से ढूंढने नहीं जाएंगे, रैम से भी ढूंढने नहीं जाएंगे, हम कैशे में ढूंढेंगे। अगर डाटा कैशे में नहीं मिलता तो फिर हम रैम पे जाते हैं, रैम में नहीं मिलता तो फिर हम हार्ड डिस्क पे जाते हैं, ठीक है। अगर ये नेक्स्ट यही मेंशन है, अगर इंफॉर्मेशन जो है वो मिल जाती है कैशे से तो हमारा काम फास्टर हो जाएगा, अगर नहीं है तो फिर हम रैम से उठा के कैशे के अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन को रखवाते हैं, ठीक है। कैशे जो है वो एक स्मॉलर स्टोरेज है, ठीक है। कैशे मैनेजमेंट एक इम्पोर्टेंट डिज़ाइन प्रॉब्लम है आर्किटेक्चर के हवाले से, ठीक है। कैशे का साइज़ और कैशे के अंदर डाटा कैसे रखवाना है, इसके लिए हम रिप्लेसमेंट पॉलिसीज़ जो हैं वो यूज़ करते हैं, ठीक है। अब स्टोरेज के हवाले से, डाटा को लेने के हवाले से ही एक और कॉन्सेप्ट आता है जो सेकेंड ईयर की बुक में भी आपने पढ़ा होगा, दैट इज़ DMA, डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। इंटरप्ट हैंडलिंग में हमने देखा जब इंटरप्ट आता है तो CPU जो है वो पॉज कर देता है सारी वर्किंग को, फिर इंटरप्ट हैंडल होता है, फिर सिग्नल जनरेट होता है कि हमारा काम जो है वो कंप्लीट हो गया है और अब जो है वो नेक्स्ट काम के ऊपर जो है वो मूव करना है। यानी बेसिकली अगर आपने रैम से या इंटरप्ट्स की मदद से डाटा लेना है तो वहाँ पे जो है वो कॉलिंग इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ पे वेट करना पड़ जाता है CPU को, लेकिन DMA में ऐसा नहीं है। DMA में क्या होता है, हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के साथ यूज़ किया जाता है, ठीक है। आपका CPU जो है वो उसी स्पीड से डाटा को गेट कर सकता है जो उसकी अपनी एग्जीक्यूशन की स्पीड है। यानी आप बेसिकली मेमोरी की स्पीड को, स्टोरेज की स्पीड को और CPU की स्पीड को जो है वो मैच करने की बात की जा रही है, ठीक है। डिवाइस कंट्रोलर ट्रांसफ़र करते हैं ब्लॉक ऑफ डाटा को बफर स्टोरेज से उठा के मेन मेमोरी के ऊपर, सही है। और CPU इंटरवेंशन इसमें बिल्कुल भी नहीं होती, ठीक है। CPU को कोई डाटा चाहिए था, CPU को कोई डाटा चाहिए था, CPU ने जो है वो सिग्नल जनरेट कर दिया या DMA को मैसेज दे दिया कि मुझे ये डाटा चाहिए और CPU अपना कोई दूसरा काम करने चला गया। अब वो वेटिंग में नहीं है, ठीक है। एक इंटरप्ट सिर्फ जनरेट होगा एक ब्लॉक के लिए, बजाय इसके कि हाँ हर बाइट जब ट्रांसफ़र हो
जब सीपीयू को मिले तो इंटरप्ट जैसे जनरेट होते थे वो जनरेट नहीं होगा। इस पिक्चर से आप ज़्यादा जो है वो समझ सकते हैं। कोई एक डिवाइस है, ठीक है, सीपीयू डिवाइस से कनेक्टेड है और हमारी मेमोरी और डिवाइस किससे कनेक्टेड है, डीएमए से।